नमस्कार, मैं अनुज नरवाल रोहतकी और आप देख रहे हैं अलग हरियाणा। हमारे साथ खास मेहमान हैं वीरेंद्र फोगाट जी। बहुत पुराने जर्नलिस्ट हैं और जो हरियाणा की सियासत है उसके ऊपर नज़र रखते हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं सोनीपत जिले की सीटों के ऊपर कि क्या किस तरीके की वहाँ पर आसार हैं, समीकरण किस तरह के बैठते हैं। वहाँ की एक-एक सीट के ऊपर कौन-कौन आमने-सामने है और किसकी सबसे ज़्यादा नज़दीक से भिड़ंत होने वाली है, इसके ऊपर चर्चा करेंगे। सबसे पहले वीरेंद्र जी आपका स्वागत है, आपने वक़्त निकाला। हाँ, धन्यवाद। आपके दर्शकों को भी मेरा प्रणाम अनुज जी। वीरेंद्र जी, सबसे पहले यहाँ की अगर बात करें तो हम इधर से शुरू करते हैं, खरखोदा से शुरू कर लेते हैं। खरखोदा में अगर बात करें तो जयवीर वाल्मीकि जो सिटिंग एमएलए हैं पिछले 3 प्लान से, और पवन खरखोदा जो पिछली बार जेजेपी से चुनावी मैदान में थे, अब की बार उनका सिंबल बदला है और अब की बार उनको बीजेपी ने यहाँ पर अपने टिकट के ऊपर उतारा है। क्या आपको लगता है कि यहाँ पर किस तरह के मुद्दे, किस तरह की बातें, किस तरह के समीकरण होने वाले हैं? हाँ, देखिए अनुज जी, सोनीपत जो जिला है इसमें जैसे 6 सीटें हैं। पिछली बार जो है कांग्रेस ने इसमें 4 सीटें जीती थी और 2 है वो जो बीजेपी के खाते में गई थी। उस हिसाब से देखा हुँ, हुँ। जाए तो खरखोदा जो है वो लगातार 2-3 बार से जो है वहाँ कांग्रेस लगातार जीतती रही है। और हुँ, क्योंकि हुँ। रिजर्व है, लेकिन किसान बाहुल्य इलाका है, किसानी खेती करने वाले लोग काफी हैं। हालांकि खरखोदा एक शहर भी है जिसमें व्यापारी वर्ग भी है और बहुत सारे जो है मिक्स्ड, मतलब एक जो है जनसंख्या है। लेकिन बावजूद इसके, क्योंकि ये देखिए ओल्ड रोहतक का एक पार्ट है, ओल्ड रोहतक जिला जिसमें रोहतक, सोनीपत और झज्जर है। और सोनीपत के हुँ, इलाके में जैसे कांग्रेस के जो वरिष्ठतम नेता है आज के दिन चौधरी भूपेंद्र सिंह हुँ। हुड्डा, उनका भी प्रभाव क्षेत्र ये रहा है। और 2019 का जो है उन्होंने लोकसभा चुनाव भी यहाँ लड़ा था। तो उनके प्रभाव को देखते हुए और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार और हरियाणा सरकार का व्यवहार किसानों के प्रति रहा है, उसका असर इस पे साफ दिखाई देगा। और यहाँ जो है बीजेपी को खासी मुश्किल होने वाली है खरखोदा में। करखोदा को वैसे दहियाओं की राजधानी बोलते हैं और दहियाओं का हाँ, आप बिल्कुल, बिल्कुल। समझते हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा की धर्मपत्नी भी दहिया हैं। कहीं न हाँ, कहीं इसका बिल्कुल वो। आपको लगता है कि फ़ायदा मिलेगा। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। सोनीपत की सोनीपत की बात कर लेते हैं। सोनीपत में भी दिलचस्प मुकाबला हो गया है। मेयर जो कांग्रेस के थे वो कांग्रेस में भाजपा में चले गए। निखिल मैदान उन्हीं को टिकट मिल गया। उसको लेकर भी काफ़ी नाराज़गी बीजेपी के नेताओं में है। वहीं जैसे हम्म। कविता जैन थी, उनकी जो पिछली बार मंत्री भी रही, उनकी भी टिकट जो उम्मीद थी वो पूरी नहीं हुई और उससे नाराज़ उनके जो पति हैं राजीव, उन्होंने भी चुनावी मैदान में आ गए। सुरेंद्र पवार कांग्रेस की तरफ से जो सिटिंग एमएलए है, उनको ही दोबारा से यहाँ पर चुनावी मैदान में उतारा है। उनके ऊपर भी बड़े आरोप थे, गंभीर आरोप थे, जेल रहे और उसके बाद बाइज्जत बरी होकर वो 1-2 दिन पहले ही अब चुनावी मैदान में है। क्या लग रहा है, अब तक तो मुकाबला बड़ा टफ लग रहा था कि वो जेल से कैसे चुनाव लड़ेंगे। अब तो वो मुद्दा ही खत्म हो गया बीजेपी के लिए तो। देखिए अनुज जी, जहां तक सोनीपत की बात है वो वाकई बड़ा दिलचस्प चुनाव हो गया है। यहाँ जो है जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पूर्व एमएलए और पूर्व मंत्री जो मनोहर लाल खट्टर जी के पहले कार्यकाल में रही थी कविता जैन, जैसे उनका, और राजीव जैन जो उनके पति हैं, वो मीडिया सलाहकार रहे हैं खट्टर साहब के पहली टर्म में। तो जैसे ही इनका टिकट कटा, उनके आंसुओं को सबने देखा। किस तरह से कविता जैन जो है वो कैमरे के सामने और मीडिया के सामने अपने आप को रोक नहीं पाई और टिकट कटने का दर्द जो है वो साफ दिखाई देता था। और उसके बाद राजीव जैन जो उनके हस्बैंड, उन्होंने निर्दलीय के रूप में पर्चा भी भरा। और लेकिन उनको फिर बाद में जो है पार्टी तरफ से मना लिया गया। लेकिन देखिए, रूठना मनाना ठीक है वो, क्योंकि अब कविता जैन वहां की सिटिंग एमएलए भी रही हैं और उनका प्रभाव भी रहा है और उनके पति का भी प्रभाव है और वो टिकट के पक्के दावेदार भी थे, तो उनको दुख तो होना था। लेकिन अब वो कितने तन मन धन से, जब पार्टी का दबाव पड़ता है या खुद मुख्यमंत्री, निवर्तमान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी उनको मनाने के लिए जाते हैं, चलो ठीक है वो मान गए, लेकिन वो कितने तन मन धन से उनका समर्थन कर पाएंगे इस बारे में जो चुनाव के बाद ही पता चलेगा। रिजल्ट वाले दिन पता चलेगा। देखिए, कोई भी एमएलए या एमपी अपने विधानसभा या लोकसभा क्षेत्र में मजबूत दावेदार होते हुए किसी और को जब टिकट मिलता है तो नेचुरल है कि उसको तकलीफ होती है। उसे लगता है कि आपका जो क्षेत्र है वो छिन जाएगा अगर ये कैंडिडेट जीत जाता है तो अपने, वो कहते हैं ना, अपने खूंटे के पड़ोस में कोई पसंद नहीं करता कि एक दूसरा खूंटा गाड़ दिया जाए। और एक और बात इसमें बड़ी दिलचस्प है कि खूंटा भी जो है वो, जो उनकी विपक्षी पार्टी है कांग्रेस, कांग्रेस से जो मेयर रहे हैं निखिल मदान, उनको लाके जो है टिकट दे दिया गया है। तो स्वाभाविक है कि ये जो चीजें हैं ये भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी मुश्किल पैदा करेंगी। हाँ,
ईडी का जो मामला उस पे दर्ज हुआ था, जो अपने सिटिंग एमएलए हैं सुरेंद्र पवार, और जिस तरह से वो जेल में चले गए थे, तो नेचुरल है कि कांग्रेस वालों का और आसपास का जो है मोराल काफी डाउन था, और संशय और शंका इतनी थी कि पता नहीं ये चुनाव लड़ भी पाएंगे, जेल से किस तरह लड़ेंगे। उनका जो समर्थक वर्ग है या जो उनकी टीम है, उनमें भी एक निराशा का माहौल था कि जेल से देखिए इलेक्शन लड़ना बड़ा मुश्किल काम होता है। वो तो खुद घूमने फिरने वाले आदमी है, 5 साल जो है वो एमएलए रहे हैं, तो लोगों के बीच में उठ बैठे उनकी, और अगर वो आदमी जेल में बंद है तो आप ये सोचिए वो कैसे इलेक्शन लड़ेगा, कैसे मैनेज करेगा, और सरकार भी जबकि विपक्ष। लेकिन जिस तरह से हाई कोर्ट ने उनका जो केस बिल्कुल खारिज कर दिया कि ये गैर कानूनी और अवैध रूप से इनकी गिरफ्तारी की गई है, तो ये बात जो है सुरेंद्र पवार के बहुत ज्यादा पक्ष में गई है, और इसने जो है माहौल को एकदम बदल दिया है। आज जो है सुरेंद्र पवार जैसे ही इस, वो कहते हैं ना कि कोठरी से बाहर आए हैं, जो एक कालिख पोतने की कोशिश की गई ईडी के माध्यम से, और जैसे वो केस खारिज हुआ, ये नहीं कि जमानत हुई है, बिल्कुल केस खारिज हो गया, तो नेचुरल है कि वो एक साफ दामन के साथ लोगों के बीच में आए हैं। तो ये बड़ा दिलचस्प चुनाव होगा, और यहाँ अगर हॉट सीट कहा जाए तो वो लग रहा है, लेकिन यहाँ जो है अब सुरेंद्र पवार के बाहर आने से पक्ष जो है वो बीजेपी के लिए बड़ा मुश्किल होगा कि किस तरह वो रूठे हुओं को मनाते हैं, और उनसे जो है किस तरह की वोटिंग उनके फेवर में हो पाती है। निखिल मदान के लिए भी एक समस्या है, क्योंकि वो पहले कांग्रेस की पृष्ठभूमि के लोग हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के लोग जो 30-40 साल से वहां काम कर रहे थे, उनको टिकट ना मिले, कितनी सेवा कर पाएंगे। तो भीतरघात का खतरा है यहाँ पर, बिल्कुल भीतरघात का खतरा यहाँ बना हुआ है। राय की बात कर लेते हैं। राय से कृष्णा गहलोत हैं, जो पहले भी विधायक रही हैं, और कांग्रेस से अगर बात करें तो जय भगवान अंतिल वहां से चुनावी मैदान में उतारे हैं। तो दोनों को लेकर, क्योंकि एक नया नाम है, और जय भगवान अंतिल कांग्रेस के लिए भी बड़ी, यहाँ पे जो सोनीपत में स्थिति थी, इसी तरीके से यहाँ पर भी ऐसी स्थिति बन रही है, क्योंकि जय तीर्थ दहिया जो थे पहले कांग्रेस से विधायक रहे, वो भी नाराज दिख रहे हैं, और उन्होंने तो खुल्लम खुल्ला समर्थन कर दिया। जयपाल अंतिल हैं, उन्होंने भी इसी तरीके से किया। तो ये तो मुझे लग रहा है कि जो पक्ष है, कांग्रेस पक्ष यहाँ पर थोड़ा सा कमजोर दिख रहा है। आपको क्या लगता है इस पे? देखिए, वैसे तो राय का जो क्षेत्र है, यहाँ जिस तरह से जो पूर्व मंत्री हैं, सशक्त महिला नेत्री रही कृष्णा के अलावा, तो वो चुनाव लड़ रही हैं, तो वो स्वाभाविक रूप से एक मजबूत उम्मीदवार तो बीजेपी ने वहां उतारा है। लेकिन इसमें आप ये देखिए, और जो कांग्रेस के कैंडिडेट है जय भगवान अंतिल, तो यहाँ जो है ये भी वही इलाका है कि जहाँ यहाँ किसानों का बड़ा बाहुल्य है, किसानों का बड़ा जो है वर्चस्व है, और हरियाणा में और केंद्र में जिस तरह की चीजें यहाँ रही हैं, और जिस तरह से ये ओल्ड रोहतक में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का या कांग्रेस का जो प्रभाव पिछले सालों में रहा है, और 2019 में भी जिस तरह से यहाँ चीजें रही हैं, उसके हिसाब से ये है कि कृष्णा गहलोत को काफी मेहनत करनी पड़ेगी। हाँ, जो जय तीर्थ दहिया जो एक्स एमएलए रहे हैं, उनका जो है बीजेपी को समर्थन दिया जाना, ये कांग्रेस के लिए चिंता का विषय है, और हो सकता है इस मामले में कुछ प्रयास चल भी रहे हो। जैसे पीछे हमने कई जगह देखा है, जैसे पुंडी से या 1-2 और जगह से, कि जो कांग्रेस के बागी उम्मीदवार खड़े थे उनको जो कांग्रेस के पक्ष में बिठा लिया गया है, और कुछ इस तरह की खबरें हैं कि भाई हाँ, कुछ को बाहर भी निकाला गया है। बिल्कुल बाहर भी निकल, तो कांग्रेस थोड़ा इस मामले में सख्ती अब जो बरत रही है, ताकि जो है क्लियर हो जाए कि हमारा कैंडिडेट कौन है, और बागियों को जो बाहर का रास्ता दिखाए। तो हो सकता है इस तरह की चीज हो कि यहाँ भी कोशिश की जा रही हो कि ये इन लोगों को किस तरह मनाया जाए। लेकिन यहाँ मुकाबला जो है कांटे का है। लेकिन क्योंकि देखिए पूरे हरियाणा में जो माहौल है, और केंद्र की बीजेपी की सरकार के खिलाफ, या हरियाणा की जो 9.5 साल तक जो मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की खिलाफ जो एंटी इनकम्बेंसी है, या किसानों का मुद्दा, पहलवानों का मुद्दा, और उसमें जो है अग्निवीर का मुद्दा, देखिए ये ऐसे क्षेत्र हैं आप सोनीपत जिले में कि यहाँ से लोग जो है वो दिल्ली की तरफ व्यापार के लिए, छोटी मोटी नौकरियों के लिए काफी लोग आते जाते हैं, बहुत ज्यादा जो है विजिट रहता है उनका, और यहाँ के लोग जो है फौज पुलिस में भी काफी जाते हैं। अग्निवीर का मुद्दा भी यहाँ एक जो है, इसके लिए सरकार के लिए, जो वर्तमान बीजेपी की जो कैंडिडेट है उनके लिए एक समस्या बनेगा कि जब वो गांव में जाएंगे या लोगों से मिलेंगे कि भाई हमें वोट दो, तो सवाल करेंगे लोग, तो उनको भी सामना करना पड़ेगा एंटी इनकम्बेंसी का। वो ठीक है, यहाँ से वो पहली बार चुनाव लड़ रही है, लेकिन आप ये देखिए कि बीजेपी की जो 9.5 साल की खट्टर साहब की, और अब ये 6 महीने से जो है नायब सिंह सैनी, बीजेपी सरकार की जो एंटी इनकम्बेंसी है, उसका भी उनको फेस करना पड़ेगा। और कांग्रेस तो यहाँ जो है वही बात है फिर कि भाई
कांग्रेस के जो मुख्य नेतृत्व है भूपेंद्र हुड्डा हैं या जो उनके बेटे हैं एमपी हैं, तो उनके ऊपर, और क्योंकि देखिए सोनीपत में जो है कांग्रेस के एमपी जो सतपाल ब्रह्मचारी वो बने हैं, तो उसका भी एज उनको रहेगा, तो यहाँ कांटे की टक्कर होती है। और जो है कृष्णा गहलोत के लिए भी जो है बहुत मुश्किल मुकाबला रहेगा ये। बिल्कुल। गन्नौर की बात कर लेते हैं। गन्नौर बड़ी इंपॉर्टेंट सी सीट हो गई है एकदम। यहाँ पर जब भी कहते हैं कि आजाद उम्मीदवारों की बात करते हैं तो गन्नौर पहला नाम आता है कि यहाँ से एक आजाद उम्मीदवार के तौर पर कोई ना कोई, ये जो देवेंद्र कादियान है वहां से जीत सकते हैं। तो बड़ा दिलचस्प है, यहाँ पर देवेंद्र कौशिक हैं बीजेपी से, जो देवेंद्र कादियान टिकट लेना चाहते थे वो खींच के लिए आए। और कांग्रेस से पुराने जो पूर्व में स्पीकर भी रहे हैं हरियाणा सरकार में, हुड्डा सरकार में, कुलदीप शर्मा, वो तो उनके ऊपर ही फिर दोबारा से दाव खेला गया है। देवेंद्र कादियान आजाद उम्मीदवार के तौर पर वहां पर मैदान में है। तो क्या लगता है आपको यहाँ का, पहले तो क्योंकि बड़ी दिलचस्प सीट है, इस पे थोड़ा सा लंबा हम बात करें तो बेहतर रहेगा। हाँ बिल्कुल। देखिए गन्नौर की सीट वाकई बड़ी, जो ये देवेंद्र कादियान नाम के व्यक्ति हैं, इन्होंने जो एक निर्दलीय के रूप में जिस तरह से प्रभाव छोड़ा है, और क्योंकि ये एक बिजनेसमैन भी हैं और लोगों के बीच में रहते हैं, तो एक काफी इनका प्रभाव, पिछली बार भी इनको शायद टिकट का भारतीय जनता पार्टी ने वायदा किया था लेकिन वो भी नहीं हो पाया, तो इस बार जिस तरह से इनकी टिकट कटी, और जिस तरह से जो देवेंद्र कौशिक, जो पूर्व एमपी जो रमेश चंद्र कौशिक उनके भाई बताए गए हैं, और उसके बाद जो है देवेंद्र कादियान का जो रिएक्शन था, उन्होंने खुलेआम कैमरे पर मीडिया पे आके ये कहा कि ये टिकट बेची गई है। यानी उन्होंने 100 करोड़ का आरोप लगाया कि आप जैसे कह रहे हैं 100 करोड़ में या 50 करोड़, जो भी उन्होंने बयान किया है कि ये बेची गई है। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए वाकई ये जो है समस्या पैदा करेगा। अब ये देखिए देवेंद्र कादियान का अपना प्रभाव भी है, और जिस तरह से वो चेन चलाते हैं तो बहुत सारे लोग उनके साथ जुड़े हुए हैं बिजनेस के माध्यम से भी, और वो जो है काफी एक अच्छे और खूब, वो कहते हैं कि भाई तन मन धन से चुनाव लड़ रहे हैं। जी, मैं गया तो सोशल वर्क वो करते हैं, इस तरह की फीडबैक आई। हाँ बिल्कुल। और हम जब वो पर्चा भरने गए थे, मैं वीरेंद्र जी मैं बताऊं तो बहुत सारी भीड़ थी वहां से, एक एक हवा चली उनके पक्ष में। लेकिन जिस तरह से पार्टी का सिंबल ना होना, वो कितना आप मानते हैं कि उनके साथ अगर पार्टी बीजेपी से होते तो ज्यादा फायदा था, या फिर आजाद लड़ने में उनको फायदा लग रहा है? देखिए ऐसा है, जिस तरह से उन्होंने आरोप लगाया दुखी होकर या पीड़ित होकर, परेशान होकर के भी ये टिकट बेची गई है और मुझे टिकट मिलना चाहिए, तो ये बात तो स्वाभाविक है कि उनका मंशा तो यही थी कि वो पार्टी के सिंबल पे चुनाव लड़े। अब सिंबल उनको नहीं मिला है तो ये तकलीफ तो उनकी जो है सामने आई है कि वो पार्टी के सिंबल पे चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन सिंबल पे चुनाव ना लड़के जिस तरह से वो आजाद एक उम्मीदवार के रूप में लोगों के बीच में जा रहे हैं, और उनका जैसे इलेक्शन जो है, जैसे हम लोकल भाषा में एक स्थानीय टर्म यूज करते हैं, इलेक्शन उठा हुआ है, ये इलेक्शन उठ गया है, तो वो जो इलेक्शन उठने की वजह से अब यहाँ माथे पे बल जो है बीजेपी के पड़ने वाले हैं, क्योंकि वो नेचुरल पिछले 5-7-10 साल से बीजेपी के साथ जुड़े हुए थे, तो उनका समर्थक है, उनका कार्यकर्ता है, या उनके जो हार्डकोर सपोर्टर्स हैं, वो सारे लोग पहले उनके साथ जुड़े हुए थे भारतीय जनता पार्टी से, तो उनमें से मैक्सिमम लोग जो अभी इनके साथ हैं, तो वो नुकसान तो भारतीय जनता पार्टी को होगा। और वही स्थिति जो है क्या होने वाली है भारतीय जनता पार्टी के लिए, क्योंकि जो है एंटी इनकम्बेंसी झेलनी है, ऊपर से ये देवेंद्र कादियान को भी झेलना है। अच्छा, दूसरी तरफ जो कुलदीप शर्मा हैं, उनसे भी काफी नाराज हैं लोग वहां से, और इसी वजह से हुड्डा साहब को बार-बार वहां पर अपील करनी पड़ रही है कि यहाँ पर हमारे कैंडिडेट ये हैं, हमारे कैंडिडेट ये हैं। तो क्या लग रहा है कि इस ऐसी चीजें हैं कि वहां पर कांग्रेस के लिए भी खतरे की घंटी है ये? देखिए ये आपने बिल्कुल सही एक सवाल उठाया, बड़ी दिलचस्प बात है ये भी, क्योंकि ये देखिए पीछे भी जो है बहुत 3-4 महीने पहले कुछ इस तरह की खबरें थी कि कुलदीप शर्मा शायद हुड्डा साहब का साथ छोड़ देंगे, या उनके इधर उधर जाने की कुछ अटकलें, फिर वो विदेश से आए कुलदीप शर्मा जिन्होंने कहा कि नहीं नहीं मैं आ गया हूं, मैं यहीं का हूं, और फिर पीछे कुछ दिन पहले जो है भूपेंद्र हुड्डा जी उनके लिए जो चुनाव प्रचार करने के लिए गए, तो उनका हाथ उठा के बाकायदा कि भाई ये हाथ मैं नहीं छोड़ूंगा, तुम इसका साथ मत छोड़ना, यानी कि उनको वहां जो उनके लगातार जो है हल्के में विरोध की वजह से लगा लीजिए आप, या उनका कुछ कम्युनिकेशन कुछ कनेक्ट कम हुआ, उसकी वजह से हुड्डा साहब को वहां जोर लगाना पड़ रहा है। तो ये बात भी बिल्कुल जायज है कि हुड्डा साहब वहां पहुंचे हैं और लगातार जो कोशिश करते हैं कि भाई मेरे को वोट दो और मैं इनको डिप्टी स्पीकर बना दिया था, आगे जब हम कुछ और भी करेंगे।
तो हुड्डा साहब को ही अच्छा। वोट मांगने पर, देखिए ये पूरा चुनाव है ना हुड्डा साहब के केंद्रित हो गया है। और जिस हम जिले की बात कर रहे हैं ओल्ड सोनीपत की, के आसपास रोहतक है, जैसे वो उनका गढ़ कहा जाता है, झज्जर है, ये इलाके जो है भूपेंद्र हुड्डा की जो है समर्थन पे टिके हुए हैं। वो जिस उम्मीदवार के लिए मन से और तन मन धन से वोट मांगेगी उसके लिए फायदा होगा। जी, वीरेंद्र भाई, जिस तरीके से मैं अगर बात करें गन्नौर की, तो वो 3 तरीके से वहाँ पर देखता हूँ। एक यमुना से और लेके जीटी रोड बेल्ट का तासीर कुछ और है, और जो हाँ हाँ जीटी रोड से लेके एक रेलवे लाइन जाती है, वहाँ तक की तासीर कुछ और है, और वहाँ से लेके गोहाना तक रेलवे लाइन से लेके वहाँ जाटों की बेल्ट आ जाती है। जाटों में भी एक इस तरीके की बात चल रही है कि जब हुड्डा साहब यहाँ से चुनाव लड़े थे, तो कुलदीप शर्मा ने उनका साथ नहीं दिया था। ये नाराजगी बड़ी है वहाँ पर। हाँ देखिए, वही तो जो आपने बात कही ना, ये जो आप बात कह रहे हैं, तभी तो हुड्डा साहब को जो है वहां खुद जाके उनके चुनाव को संभालना पड़ रहा है किस्म से, कि भाई आप उनका हाथ खड़ा करके बाकायदा वो वोट मांग रहे हैं कि भाई ये तो हमारा, ये मेरा भाई है, मैं इसको नहीं छोड़ूंगा, ये मुझे कहां से छोड़ देगा। तो ये जो उनका बयान है वो इस बात को परिलक्षित करता है कि कहीं ना कहीं एंटी इनकम्बेंसी या उनसे जो नाराजगी थी कुलदीप शर्मा से, वो चाहे किसान वर्ग में हो या हम कास्ट कम्बिनेशन की, तो खैर ज्यादा बात नहीं करता मैं, लेकिन ग्रामीण और शहरी क्षेत्र की बात हो सकती है, क्योंकि वो आपने जैसे बताया यमुना से जीटी रोड बेल्ट है, वो शायद थोड़ा शहरी और अलग कल्चर की बेल्ट है, और लाइन से गोहाना तक की ये थोड़ा सा बिल्कुल टिपिकल एक अलग कल्चर की बेल्ट है, एक हरियाणवी संस्कृति का अलग रूप दिखाई देता है यहाँ, और वो थोड़ा सा अलग है। तो वो भी हो सकता है क्योंकि ये उधर कन्नौज से और शहर से आते हैं थोड़ा सा, और ये इलाका जो है थोड़ा ग्रामीण पृष्ठभूमि के लोगों का ज्यादा है, तो उसके लिए भी यहाँ जो है हुड्डा साहब को जोर लगाना पड़ेगा इस टिकट को जो है हासिल करने के लिए। तो कुल मिलाकर यहाँ पर दोनों ही जो बड़ी पार्टियां हैं, कांग्रेस हो बीजेपी हो, तो गन्नौर में उनको जो एडी चोटी का जोर लगाना पड़ेगा, लगाना और पड़ेगा इस बिल्कुल। खतरे को टालने के लिए। तो अब बात कर लेते हैं गोहाना की। गोहाना की भी ऐसी फंसी हुई सीट है, जहां पर बात करें तो जगबीर मलिक जो पुराने यहाँ पर विधायक हैं, सिटिंग एमएलए रहे हैं कांग्रेस से, और लगातार वो बनते आ रहे हैं। अब की बार बड़ी चुनौती है उनके लिए। डॉक्टर अरविंद शर्मा को यहाँ पर उतारा गया है, हालांकि उसका भी विरोध है, बीजेपी में बहुत सारे नेताओं ने किया, और उनकी वजह से बीजेपी छोड़नी पड़ी। और उसके बाद हर्ष छिक्कारा जो सोशल मीडिया पे बड़े प्रख्यात चेहरे हैं, और इसी प्रकार से राजवीर सिंह दहिया जो भटगांव गांव से आते हैं, हालांकि वो कांग्रेसी माइंड के व्यक्ति रहे हैं, कांग्रेस से वो चाह रहे थे कि टिकट मिले, लेकिन उनकी टिकट वहां से बनी नहीं बात। तो क्या लगता है कि अब इस तरह के जो हालात बने हैं, तो गोहाना के लिए कितना कांग्रेस के लिहाज से खतरा है, या फिर आसानी से निकल जाएगी सीट? देखिए, अगर इन सोनीपत जिले की हम 6 सीटों की बात करें, तो इसमें गोहाना का चुनाव वाकई बड़ा एक हॉट सीट के रूप में बढ़ गया, क्योंकि वहां एंटी इनकम्बेंसी दोनों पार्टियों के प्रति है। क्योंकि कैंडिडेट देखिए आप, जयवीर मलिक जी जो है वो पिछले 2-3 बार से जो है वहां एमएलए हैं, लेकिन वो वहां के जो लोगों से बात करो आप, तो ये पता चलेगा वो ज्यादा एक्टिव नहीं है। बस वो यूं लगा लीजिए कि समीकरण की वजह से या कांग्रेस का प्रभाव होने की वजह से जीतते रहे हैं लगातार। और इस बार तो काफी वहां से मांग उठी कि भाई बुजुर्ग हो गए हैं और इनएक्टिव हैं, तो इनका टिकट कटवा देना चाहिए, अब की बार कांग्रेस को इनको बदलना चाहिए और किसी नए चेहरे को टिकट जो है दी जानी चाहिए। तो और हर्ष शिकारा जो एक सोशल एक्टिविस्ट है, हर गांव में उनकी एक पैठ, एक पहचान और जान पहचान के यूथ के साथ वो जुड़े हुए हैं, ग्रुप से, व्हाट्सएप ग्रुप से या सोशल मीडिया पे काफी सक्रिय हैं। जैसे आपने बताया, हम भी उनके वीडियो वगैरह गाए बगाए आते रहते हैं, देखते रहते हैं। और वो चुनाव भी बड़ा तरीके से जो है गांव गांव में घूम घूम कर, उनके पास जो सोशल बैकग्राउंड है, यानी कि जो सोशल वर्क करने का, सामाजिक कार्य करने का, जैसे लड़कियों की शादियां करवाना या किसी गरीब की मदद करना, इस तरह की चीजें उनके बारे में बड़ी पॉपुलर है। तो एक पॉपुलर सेंटीमेंट के साथ जो है वो चुनाव में आए हैं, और वो पहले जो है कांग्रेस के टिकट की डिमांड कर रहे थे, और उन्होंने ये कहा भी था, बाकायदा वीडियो देखा है मैंने, कि भाई ये टिकट जो है हुड्डा साहब के लिए है हमारी, अगर मैं जीतूंगा तो उनके साथ ही, तो इसलिए जो है कंसिडर करें। लेकिन कांग्रेस ने, क्योंकि सिटिंग गेटिंग का फार्मूला था, इसलिए जो है बहुत सारे ऐसे लोगों को जो बुजुर्ग भी हो गए हैं, इनएक्टिव भी थे, और सिर्फ हुड्डा साहब के प्रभाव से या कांग्रेस के प्रभाव से वो लोग जीतते रहे हैं, उन सबको जो है टिकट दे दी गई है। उसी श्रेणी में जो है जगबीर मलिक जी आते हैं। और देखिए पिछला चुनाव इन्होंने बड़ी मुश्किल से जीता, राजकुमार सैनी थे वहां, उन्होंने 2-3 हजार का फर्क था वहां। तो ये चीजें, और देखिए, और जैसे राजवीर दहिया जी की आपने बात की, तो वो गांव आसपास काफी हैं दहियाओं के गांव, और ये जो
खामियाजा भी नेचुरल है, जगवीर मलिक जी को भुगतना पड़ेगा। उनको ये लोगों को मनाना पड़ेगा, अपनी कम्युनिटी के लोगों को, किसान लोगों को, या जो कांग्रेस माइंडसेट के लोग हैं जो उनसे नाराज हैं, अगर वो उनको मनाएंगे, और अभी तो एक हफ्ता बाकी है, देखते हैं वो कितना कामयाब हो पाते। और उनके सामने थोड़ा सा फायदा उनको ये हो गया कि भारतीय जनता पार्टी ने एक बाहर से उम्मीदवार ला के, जो अरविंद शर्मा पहले जो है लोकसभा का चुनाव रोहतक से हार गए थे, उनको उतार दिया। तो जो लोकल बीजेपी के लिए, बीजेपी का समर्थक है, बीजेपी के कार्यकर्ता है, ये टिकटार्थी थे, उनमें विरोध हो गया, तो उनको भी झेलना पड़ रहा है। तो ये थोड़ा सा उमेश शर्मा ने तो पार्टी छोड़ दी, उमेश शर्मा ने तो पार्टी छोड़ दी। आपकी आवाज सर कम आ रही है अनुज जी, कुछ डिस्टर्ब हो रही है। मैं कह रहा हूँ उमेश शर्मा थे जो टिकट चाह रहे थे, उन्होंने बिल्कुल मोर्चा खोल दिया और उसके बाद वो बीजेपी छोड़ के कांग्रेस में चले गए। अब पूरी तरीके से उनके खिलाफत कर रहे हैं गोना में। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, देखिए इसमें कोई शक नहीं है कि अरविंद शर्मा का काफी विरोध है। जो लोकल लीडरशिप, जैसे आपने उमेश शर्मा का नाम लिया, वो तो लगातार, बिल्कुल मैंने उनके कई वीडियो और कई बयान देखे, वो खुल के उनका विरोध कर रहे हैं। और वो मेरे ख्याल से कांग्रेस में चले गए हैं, जैसे आप बता रहे हैं, शायद ऐसा ही है। जी जी हाँ, तो वो नेचुरल है कि उनको नुकसान देगा, और बाहरी होने का ठप्पा, क्योंकि देखिए कहाँ तो ये करनाल से, सोनीपत से, रोहतक से घूमते हैं, एमपी बनते बनाते, और रोहतक से हार के फिर जो है, जो डॉक्टर अरविंद शर्मा गोहाना पहुंच जाते हैं। अब ये गए थे तो इसलिए कि भाई शायद जो है कांग्रेस की नाराजगी का या मलिक साहब की नाराजगी का कुछ फायदा हो, और उनके खिलाफ जो एंटी इनकम्बेंसी, उनका जो विरोध है लगातार एमएलए बनने के कारण, लेकिन इनको खुद ही वहां विरोध का सामना करना पड़ रहा है बीजेपी के लोगों का। अब अरविंद शर्मा अभी देखिए हर शिकारा की है ना, वो एक फैक्टर बन सकती है कि वो किस तरफ और किसकी वोट जो है काटेंगे। वो एक ऐसी पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं कि जहां इस चुनाव जो है वो फंसा हुआ उसकी वजह से। अब वो देखो कितना वोट लेते हैं, वो तो लोग आखिर में डिसाइड करेंगे कि भाई यहाँ किसको एमएलए बना के भेजे, ताकि भविष्य में सरकार जो है जिसकी बने, उससे कुछ कोई एमएलए हमारा ऐसा बन जाए जिसकी सरकार बने, तो कुछ सरकारी मदद या कुछ सरकारी योजनाएं आ पाए, वो तो लोगों को देखना है। लेकिन चुनाव जो हर्ष शिकारा की वजह से, उमेश शर्मा की वजह से, या जो है भाई अरविंद शर्मा के खुद जाने से बड़ा दिलचस्प हो गया है। भाजपा और कांग्रेस दोनों ही यहाँ जो है सामना कर रही है विरोध का। बिल्कुल, हालांकि जब अरविंद शर्मा जाते हैं लोगों के बीच में, वो सिर्फ ये बात करते हैं कि ओबीसी का मुख्यमंत्री बना दिया, 10 साल में काम क्या करे वो नहीं गिनवाते। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। बड़ौदा की बात कर लेते हैं। बड़ौदा में भी बड़ा दिलचस्प ये हो गया कि यहाँ पे प्रदीप मलिक को टिकट दे दिया बीजेपी ने। यहाँ पर इंदुराज, जिस तरीके से आपने कहा कि गेटिंग जो एमएलए थे, वो सेटिंग का जो मामला फिट बैठा, वो इंदुराज नरवाल के खाते में चली गई। यहाँ पे नाराज हो गए डॉक्टर कपूर नरवाल, जो चाह रहे थे कि यहाँ से उनकी, यहाँ पे कांग्रेस के जो पार्टी है उससे वो चुनाव लड़ना चाह रहे थे। लेकिन ओवरऑल स्थिति ये रही कि टिकट वहां से बनी नहीं, बात बीजेपी ने भी नहीं दिया, और वो चुनावी मैदान में पंचायती उम्मीदवार के तौर पर सामने आ गए। अब मामला यहाँ पर क्या लगता है कि यहाँ पर बीजेपी किस पोजीशन पे है, और जो आमने सामने की लड़ाई है किस किस के बीच में लग रही है आपको? देखिए जहां तक बड़ौदा की बात है, यहाँ चौधरी कृष्ण सिंह हुड्डा जो है वो 2 बार लगातार विधायक बने, और उनकी मृत्यु के बाद जो है एक उपचुनाव हुआ, और वो उस उपचुनाव उस समय हुआ जब किसान आंदोलन दिल्ली पे जोरों पे था और काफी विरोध था। और ये जो है किसान बाहुल्य इलाका है, ग्रामीण पृष्ठभूमि के ज्यादातर वोटर हैं यहाँ, 65 से 70% वोटर शायद मेरे को ऐसा लगता है कि किसान पृष्ठभूमि से आते हैं। और वहां जब वो चुनाव हुआ और वो पहलवान थे, करेक्ट कर दो वीरेंद्र जी, ये पूरी की पूरी जो बड़ौदा विधानसभा है वो ग्रामीण इलाका है, बिल्कुल वहां पे शहर नहीं लगता। हाँ नहीं सॉरी वो मेरा कुछ गन्नौर का दिमाग में घूम रहा था। हाँ बड़ौदा का बिल्कुल जी, बड़ौदा और बाडरा 2 ऐसी सीटें हैं जो ग्रामीण है, जो ग्रामीण इलाके हैं जी। हाँ नहीं बिल्कुल सही कह रहे हो आप, उसके लिए आपने दुरुस्त कर दिया, अपने दर्शकों के लिए भी अच्छा रहेगा। देखिए जिस तरह से ग्रामीण पृष्ठभूमि की सीट थी, उसके बावजूद भी, और पहलवान योगेश्वर दत्त को जैसे बीजेपी ने वहां से उतारा था, तो इंदुराज नरवाल में उनमें कड़ा मुकाबला हुआ और मुश्किल से 10-11 हजार वोटों से ही वो जीत पाए थे। जबकि किसान आंदोलन चला हुआ था, सेंटिमेंट बिल्कुल बीजेपी के खिलाफ था। बावजूद इसके अच्छी कांटे की टक्कर मैं मानता हूं कि भाई 10,000 का वोट, क्योंकि 5,000 वोट इधर से उधर हो जाए तो फैसला किसी तरफ भी जा सकता। और उसके बाद जो है, जैसे ये डॉक्टर कपूर नरवाल का जिक्र किया, ये इनेलो के एक बड़े नेता रहे हैं, 2 बार ये 2 नंबर पे रहे हैं, काफी इनका प्रभाव और काफी एक्टिव पॉलिटिशियन है। अब जो इंदुराज नरवाल को जब टिकट मिली उपचुनाव में,
तब भी कपूर नरवाल का नाम चल रहा था कि शायद इनको टिकट मिले, लेकिन उस तरह की बातें हुई कि भाई ये विधानसभा का उपचुनाव है, इसको निपट जाने दो, उसके बाद हम कुछ इस तरह की, जैसे कपूर वो नरवाल लोग जो खुद आरोप लगाते हैं, वो खुद आरोप लगाते पर्चा हैं भी कि भरा भाई और था उस टाइम पे, पर्चा भी भरा था और हुड्डा साहब ने पर्चा उठवाया था उनका। उठवाया था, और उनकी दिल्ली मुलाकात की भी खबरें हैं सारी। और उन्होंने अब जो है, जैसे उनको टिकट नहीं मिला और इंदुराज नरवाल, क्योंकि वो भाई सिटिंग गिटिंग का फार्मूला था, उनको टिकट मिल गया, तो कपूर नरवाल नाराज भी हुए और उन्होंने ये कहा कि भाई, पहले तो ये कहा कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, लेकिन उसके बाद जब जो है उनको पंचायती समर्थन लोगों मिला, या उनके लोगों ने, समर्थकों ने कहा कि जी आपको जब लग रहा था कि टिकट मिलेगी, यहाँ से अब टिकट नहीं मिली, तो आप चुनाव लड़िए, हम आपके साथ हैं। तो लोगों ने उनको हौसला दिया, अल्टीमेटली उन्होंने डिसाइड किया कि मैं चुनाव लड़ूंगा। और उन्होंने ये आरोप भी लगाया कि भाई मेरे को जो है टिकट का वायदा किया गया था, और जो है सीनियर लीडरशिप है जो कांग्रेस की, इन्होंने हमारे को जो है टिकट नहीं दिया। तो एक सिंपैथी जो है वहां के एरिया के लोगों की लेने के लिए भी उन्होंने ये जो है आरोप का जो है, ये हो सकता है इससे उनको कितनी सिंपैथी मिलती है, देखो वो तो लोगों को देखना, जनता को देखना वहां का। लेकिन ये कपूर नरवाल के आने से यहाँ वाकई बड़ा दिलचस्प चुनाव हो गया है, क्योंकि जो कैंडिडेट्स, अच्छा वो प्रदीप सांगवान जो है, जो आप बता रहे थे ना, प्रदीप मलिक नहीं जी हो मेरे जी ख्याल में, हाँ, प्रदीप सांगवान सामान है है, और ये हाँ किशन जो सिंह उनके सांगवान, फादर, जो जी जी उनके बेटे हैं। जी बिल्कुल 2 बार एमपी रहे हैं, एक बार लोकदल से और एक बार जो है वो बीजेपी के साथ भाजपा से। मिलकर जो चुनाव लड़े थे, और मंत्री भी रहे हैं। और ये गोहाना की जो रेलवे लाइन है, गोहाना सोनीपत और जींद तक जो ये जो बनाई गई, ये भी उनके कार्यकाल की जो है देन, अटल बिहारी वाजपेयी के समय जो है वो एमपी थे। तो उनका एक प्रभाव क्षेत्र है, लेकिन अब बहुत सालों से उनकी डेथ के बाद जो है उनका रिप्रेजेंटेशन ज्यादा रहा नहीं है। तो प्रदीप सांगवान को लोग वहां जानते जरूर हैं, लेकिन पॉलिटिकली वो जो है कितना एक्टिव रहे हैं और अपने पिताजी की विरासत का उनको कितना फायदा मिलेगा, वो एक अलग सिचुएशन है। लेकिन ये है कि कपूर नरवाल के यहाँ इंडिपेंडेंट लड़ने से या पंचायत का समर्थन, जैसे वो दावा कर रहे हैं कि मेरे को बहुत सारे गांवों का और बहुत सारे पंचायतियों का समर्थन है, बड़ा दिलचस्प और रोचक हो गया है। और कांग्रेस के लिए इसकी काट ढूंढनी पड़ेगी उनको कि किस तरह से जो है हमारी वोट जो है वो, क्योंकि ग्रामीण इलाका है और यहाँ पंचायतों की तो बहुत ज्यादा मान सम्मान, और लोग इस बात को मानते हैं कि भाई एक बार पंचायत में उम्मीदवार को उठाया है, उसका समर्थन करते हैं लोग आखिर तक जाके। अब ये कांग्रेस के ऊपर निर्भर करता है कि वो किस तरह, क्योंकि देखिए ये भी हुड्डा साहब के इलाके की सीट है, पहले कृष्ण हुड्डा जी जीतते रहे हैं खिलवाड़ी वाले जो है। अब भी आप जो इंदुराज नरवाल है, उनके लिए भी इन्होंने खूब, हुड्डा साहब ने वहां प्रचार किया था, तो अब फिर उनको टिकट दिया है। इन कपूर नरवाल की नाराजगी देखो क्या गुल खिलाती है। तो बड़ा दिलचस्प तो है ही चुनाव। बिल्कुल, खतरा ये भी है, जो आजाद उम्मीदवार हैं, जितने भी निर्दलीय उम्मीदवार उठे हैं, वो साथ में ये भी कह रहे हैं कि अगर वो जीत जाते हैं, लोग पूछते हैं उनसे आप किधर जाओगे, वो फिर कहते हैं हाँ कि गन्नौर वाले, गन्नौर जो गन्नौर फैसला करेगा वो गन्नौर, बड़ौदा करेगा बड़ौदा। तो ये ऐसे में जो वोटर है वो कैसे समझे कि कहाँ जाएंगे, जो निर्दलीय उम्मीदवार है अगर जीतते हैं तो देखिए इससे अनुज तो जी, ऐसा प्रभाव है, पड़ता है, वोटर के दिमाग पे असर नहीं पड़ता है आपके हिसाब से? देखिए ऐसा है, वैसे तो देखिए भाई बीजेपी और कांग्रेस के अलावा इनेलो, बसपा का गठबंधन, जेजेपी और जो है वो आजाद समाज पार्टी चंद्रशेखर रावण की, उनका कैंडिडेट, इसके अलावा जो है आम आदमी पार्टी और निर्दलीय, तो बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो चुनाव लड़ रहे हैं, कुछ इंडिपेंडेंट भी लड़ रहे हैं, और इन 2-3 गठबंधनों के चुनाव भी वहां लोग लड़ रहे हैं। तो हर पार्टी का अपना एक वोट बैंक, हार्डकोर सपोर्टर होता है। वो आंख मीच के, मान लीजिए बीएसपी का कैंडिडेट कहीं खड़ा है और जो हार्डकोर सपोर्टर है मायावती जी का और बहुजन समाज पार्टी का, वो हाथी का निशान ढूंढेगा और वोट बटन दबा देगा। ऐसे ही इनेलो का जो हार्डकोर सपोर्टर है, और देखिए सोनीपत, रोहतक, झज्जर, ये सारा इलाका जो है चौधरी देवीलाल का, ओम प्रकाश चौटाला जी का प्रभाव क्षेत्र रहा है। ये तो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के मुख्यमंत्री बनने के बाद स्थितियां बनने बदली के हैं। बाद तासीर बदली इस सीट की, हाँ, बिल्कुल। तो यहाँ जो है लोग ग्रामीण पृष्ठभूमि के, किसान पृष्ठभूमि के लोग जो वो कांग्रेस के साथ जुड़े। उससे पहले तो चौधरी देवीलाल परिवार की अतुति बोलती थी, सोनीपत से लगा लीजिए, आप रोहतक लगा लीजिए। तो वो जो वोटर हैं, कुछ जेजेपी को अब की बार नेचुरल है कि उनको कहीं हरियाणा में जो लोग कंसिडर नहीं कर रहे हैं, और वो उनको 4.5 साल जो सत्ता का सुख भोगा है उन्होंने मनोहर लाल खट्टर के साथ, उसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ेगा। इनेलो, बसपा, अपना जो है क्या नाम है, ये आम आदमी पार्टी, और इसके अलावा जो जैसे कपूर नरवाल है या देवेंद्र कादियान है, इस तरह के जो लोग खड़े हैं बागी के रूप में, इन लोग ये एक फैक्टर साबित होंगे। और इनके लिए देखिए, इनके समर्थकों को मनाना इनके लिए एक ये सबसे बड़ी चुनौती रहेगी कि ये लोगों को मूड को भाप सके।
कि भाई हरियाणा में इसकी सरकार बनेगी तो हम इसके साथ जाएंगे, ये कन्विंस करना पड़ेगा कि हम सरकार के साथ ही जाएंगे, तभी लोग इनको वोट दे पाएंगे। देखिए विपक्ष का एमएलए कोई नहीं चाहता है, चांस की बात है कोई बीच में से निकल जाए, कुछ कास्ट कॉम्बिनेशन या कुछ इस तरह की चीजें बन जाए, समीकरण ऐसा कि कोई जीत जाते हैं, लेकिन वो फिर भी ये चाहते हैं कि हमारा एमएलए कम से कम सरकार में शामिल हो, मंत्री बने, कोई बोर्ड का डायरेक्टर बने, या कहीं ना कहीं उसको जो है कोई, ताकि सरकारी ग्रांट और सामाजिक जो कुछ उत्थान के काम है वो करवा सके। ये बात तो बिल्कुल सही है। ये इनके लिए एक चुनौती है कि किस तरह अपने समर्थकों को ये विश्वास दिलाएंगे कि हम सरकार जिसकी बनेगी उसके साथ जाएंगे। इनके लिए भी चुनौती है। एक बात तो है वीरेंद्र भाई कि जिस तरीके से 6 सीटों की बात करी हमने, चाहे वो जयवीर वाल्मीकि हो, यहाँ पर सुरेंद्र पवार हो, यहाँ पर जय भगवान अंतिल हो, और कुलदीप शर्मा हो, गोहाना जगबीर मलिक हो, और यहाँ तक बड़ौदा के भालू नरवाल हो, तो सबको हुड्डा नाम का सहारा चाहिए, बस उनके जो नाम का वोट मिल रहा है उनके नाम का मिल रहा है। बिल्कुल नहीं, इसमें कोई शक नहीं। जैसे हमने हमारी इस चर्चा में ये चीजें रही हैं, क्योंकि हुड्डा साहब का प्रभाव क्षेत्र है, जैसे हमने बताया कि उनके 10 साल मुख्यमंत्री काल में यहाँ का इलाका जो है, यहाँ के लोग जो है उनके काफी समर्थन में आए हैं और उनको अपना नेता एक किस्म से मान लिया है। और आप ये देख लीजिए, चौधरी देवीलाल को 3 बार हराने के बाद और 10 साल मुख्यमंत्री रहने के बाद इस क्षेत्र में उनका ओल्ड रोहतक जिसको हम बोलते हैं, उसी में सोनीपत शामिल है और इनका प्रभाव रहा है। और उनकी वोट, उनका समर्थन और उनका आशीर्वाद कह लीजिए, वो हर कांग्रेसी कैंडिडेट को चाहिए। इवन कुछ लोग बागी खड़े हैं, वो भी जैसे हर्ष शिकारा ही कह रहे थे गोहाना में कि भाई हम तो जो हुड्डा साहब के सिपाही हैं, अगर जीतते हैं तो भी हमने उनका समर्थन करना है। तो ये चीजें भी चल रही हैं, तो उनका नाम तो यहाँ उनको चाहिए ही चाहिए। आपके लिए जो जी हाँ, मैं ये कह रहा था कि जैसे मान लीजिए हरियाणा में अगर कांग्रेस पावर में आती है, जिसका थोड़ा माहौल दिख रहा है, एक मोमेंटम बना हुआ है लोकसभा चुनाव से और यहाँ तक आते आते कि भाई हरियाणा में शायद जो है कांग्रेस सरकार बना सकती है, लोग खूब कह रहे हैं ये, और बहुत लोग पॉजिटिव हैं इस मामले में कि, और ये क्षेत्र क्योंकि अब ये देखिए कि 14 सीटें आती हैं झज्जर, सोनीपत और रोहतक में, इन 14 सीटों में भी अगर मान लीजिए कांग्रेस अच्छा प्रदर्शन नहीं करेगी तो किस बलबूते जो है सरकार बना पाएगी। तो ये तो बिल्कुल नाक का सवाल बना हुआ है। ये तीनों जिला की सीटें, जिसमें सोनीपत की 6 सीटें शामिल है, तो यहाँ हुड्डा साहब की फैमिली और हुड्डा साहब पूरा जोर लगाए हुए हैं कि किसी तरह हमें ये रोहतक, झज्जर और सोनीपत में मैक्सिमम सीटें, वो एक सीट भी नहीं खोना चाहते, क्योंकि देखिए वहां जो मुख्यमंत्री बनने के लिए भी आपको समर्थक एमएलए चाहिए। वहां भी कभी रणदीप सुरजेवाला जी हैं, शैलजा जी हैं, या कभी वीरेंद्र सिंह जी भी अपना कहते थे कि मुख्यमंत्री पद जो है वो किसको अच्छा नहीं लगता, जो एमएलए बनता है हर एक एमएलए की इच्छा होती है वो मुख्यमंत्री बने, लेकिन क्योंकि समर्थन की जरूरत पड़ेगी, ज्यादा एमएलए जिनके साथ होंगे तो वो जो है सरकार बनाएंगे। तो ये भी एक चीज काम करेगी यहाँ। बिल्कुल 46 का अंक तो पार करना पड़ेगा, बिल्कुल, और उसमें भी समर्थक ज्यादा चाहिए। हाँ बिल्कुल चाहिए। और जैसे कि हमारी जो बातचीत थी, और 6 विधानसभाओं की बात करें, बड़ौदा और गन्नौर को छोड़ दें तो बाकी पर मुकाबला सीधा कांग्रेस और बीजेपी के अंदर दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर अगर बात करें बड़ौदा और गन्नौर की, तो यहाँ पर जो कांग्रेस का मुकाबला यहाँ आजाद उम्मीदवारों के साथ दिख रहा है। इससे आप एग्री हैं? नहीं, देखिए इसमें तो कोई शक है ही नहीं कि बड़ौदा में जो है और गन्नौर में, अब गन्नौर में देखिए एक और बात है, गन्नौर में जो किसको नुकसान करेंगे देवेंद्र कादियानी जी, वो भी है, और यहाँ कपूर नरवाल है। ये स्वाभाविक है क्योंकि कांग्रेस से टिकट मांग रहे थे, तो इसको, इनकी नाराजगी को किस तरह से कांग्रेस दूर कर पाती है, या किस तरह से उनके समर्थकों को अपने पाले में लेके आ पाती है, ये कांग्रेस के लिए तो चुनौती रहेगी। आसान नहीं रहेगा चुनाव, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र है, जितने भी वो वोट लेके जाएंगे स्वाभाविक है वो कांग्रेस के माइंडसेट के लोगों का वोट कटेगा, जो एंटी बीजेपी हैं या एंटी जो है सरकार थे, वो कांग्रेस के पास जा सकती थी अगर कपूर नरवाल को टिकट मिलता, या कपूर नरवाल जो है इंदुराज के समर्थन में जो है चुनाव प्रचार करते, तो ये सारा वोट कांग्रेस को मिलना था। ये तो बिल्कुल करिए ये चीजें आप बिल्कुल से। बिल्कुल। तो ये थी सारा लबोलबाब 6 की 6 सीटों का, जो सोनीपत से आती हैं, खरखोदा, सोनीपत, राय, गन्नौर, गोहाना और बड़ौदा। आपको इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और आपका धन्यवाद भाई साहब वीरेंद्र जी, आपने इतना वक्त निकाला हमारे लिए, दर्शकों के लिए जानकारी दी, बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया, आपके दर्शकों का भी धन्यवाद।